Okay, so in today's class, we will be studying about the financial statements of a company, wherein we'll be studying about the balance sheet of the company and also the statement of profit and loss. Apart from that, we will check the notes to accounts as well. So now, let's start with the balance sheet format. So the balance sheet of the Companies Act, in that, first of all, we have to write down in the books of the name of the company for which we are making the balance sheet. Apart from that, after that, we will write down the heading, the balance sheet. So it is as at 31st March 2025. So we have got the first serial number, particulars. Next, we have got the note numbers column. I am making only one column, that is for the amount. In real life, we have got two of the columns, the current year and the previous year. तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अमाउंट का एक ही कॉलम बना रहे हैं. इसकी जो स्टार्टिंग होती है आपकी बैलेंस शीट की, वो स्टार्टिंग होती है आपकी रोमन नंबर 1. वो होता है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज. हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि हमारा एक साइड, दैट इज आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, वहां पे आते हैं लायबिलिटीज और राइट हैंड साइड में आपके क्या आते थे, आपके एसेट्स. सो यहाँ पे क्योंकि ये एक वर्टिकल फॉर्मेट है, हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट पढ़ा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में, अब हम पढ़ रहे हैं एक वर्टिकल फॉर्मेट. सो सबसे पहली चीज आएगी आपकी लायबिलिटीज. इसके अंदर नंबर 1 आता है आपका शेयर होल्डर्स फंड. The first thing which appears is shareholders fund. shareholders fund का मतलब होता है जितना भी अमाउंट शेयर होल्डर्स की तरफ से हमारे बिजनेस में इन्वेस्टेड है. इज दैट क्लियर? तो जितना भी अमाउंट आपके बिजनेस में इन्वेस्ट हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ द कैपिटल और जो भी कंपनी के रिजर्व्स हैं, वो सब के सब आपके यहीं पे आ जाएंगे. तो पहली चीज जो आपकी यहाँ पे आएगी, दैट इज योर शेयर कैपिटल. इसके बाद बी जो नेक्स्ट आता है आपका, दैट्स योर रिजर्व्स एंड सरप्लस. फिर सी एक और चीज आती है, यूजुअली आपके एग्जामिनेशन में सी वाला पार्ट नहीं आता है, पर फिर भी क्योंकि वो फॉर्मेट का पार्ट है, हम लोग पढ़ेंगे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. सो इट इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. सो सबसे पहली चीज जो आती है आपकी, दैट इज योर शेयर कैपिटल. जितना भी अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड है आपके बिजनेस में, वो सबका सब इसमें आ जाएगा शेयर कैपिटल में. नेक्स्ट जो चीज आती है वो आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस. जितने भी रिजर्व्स हैं, जो भी प्रॉफिट का हिस्सा है, जो सरप्लस बचा हुआ है हमारे पास, वो यहाँ पे आ जाएगा. थर्ड चीज जो आती है, दैट इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. तो जो भी आपका अमाउंट शेयर वारंट्स के लिए आया हुआ है यहाँ पे, उसका अमाउंट आपका यहां पे पुटअप हो जाता है. नेक्स्ट आता है, देखिए ये था सबसे बड़ा मेन हेड, दैट इज योर इक्विटी एंड लायबिलिटीज. उसके अंदर का मेन हेड है आपका शेयर होल्डर्स फंड. इसके अंदर का सब हेड, सो ए बी सी जो होते हैं वो सब कहलाते हैं आपके सब हेड्स, और ये कहलाता है आपका मेन हेड. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपका मेन हेड आता है, दैट इज योर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट. अगेन यहां पे भी आपका यूजुअली एग्जामिनेशन में ये वाला पॉइंट भी नहीं आता है. ठीक है, तो ये हो गया सेकंड मेन हेड. इसके अंदर कोई भी सब हेड्स नहीं होते. फिर आता है आपका नंबर थर्ड, दैट्स योर नॉन करंट लायबिलिटीज.
देखिए एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड है। यहाँ पे जो सबसे स्टार्टिंग में लिखा था हम लोगों ने इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का साफ मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है कंपनी के ओनर्स के द्वारा वो सब के सब यहाँ पे आएगा, उसी को हम लोग इक्विटी बोलते हैं। नेक्स्ट लायबिलिटीज, नंबर 2 से आपकी लायबिलिटीज चालू हो जाती हैं। नंबर 2 का मतलब होता है शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। क्या होता है? कंपनी पहले शेयर्स इशू करती है मार्केट में, इसके बाद कंपनी के पास एप्लीकेशन का पूरा अमाउंट आ जाता है। अब जैसी अमाउंट आ गया किसका? एप्लीकेशन का, वो वेट करती है अलॉटमेंट करने के लिए, क्योंकि अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू होगा आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड। तो जब तक अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं आ जाता, जब तक हम लोग शेयर्स अलॉट नहीं कर देते, तब तक ये अमाउंट आपके सेकंड वाले मेन हेड में रखा रहेगा। जैसे ही आपके शेयर्स अलॉट हो जाएंगे शेयर होल्डर्स को, वो शिफ्ट हो जाएगा आपका शेयर कैपिटल में। तो एज सच अभी कोई यूज है नहीं इसका। आते हैं नंबर 3, दैट इज योर नॉन करंट लायबिलिटीज। ऐसी लायबिलिटीज जो लंबे समय के लिए होती हैं, जो आपके 12 मंथ्स के ऊपर या तो ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर जो होती हैं, वो कहलाती है नॉन करंट लायबिलिटीज। के अंदर आता है आपका ए, द फर्स्ट थिंग इज द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सेकंड जो आता है आपका दैट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। थर्ड जो आता है आपका दैट्स डेफर्ड टैक्स liabilities net, the net value. D, last, other non current liabilities. तो ये रहे आपके 4 सब हेड्स अंडर योर मेन हेड दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज। तो इसके अंदर 4 चीजें। फर्स्ट इज योर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो भी आपने बोरोइंग्स लेके रखे हुए हैं, जो भी आपने लोन्स लेके रखे हुए हैं फॉर मोर देन 12 मंथ्स, वो आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का मतलब होता है ऐसे प्रोविजंस, ऐसे खर्चे जो फ्यूचर में होने वाले हैं आफ्टर 12 मंथ्स, उसके लिए जो पहले से प्रोविजन बनाया जाता है वो आएगा आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, कभी कभी क्या होता है कि आप टैक्स का अमाउंट डेफर कर देते हो। डेफर करने का साफ मतलब ये है पोस्टपोन करना। अगर आप टैक्स की लायबिलिटी को पोस्टपोन कर रहे हो, अभी भरने की जगह पर आप बाद में भरोगे एज पर द इनकम टैक्स एक्ट या एज पर द कंपनीज एक्ट, तो वो कहलाता है आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये भी यूजुअली आपके एग्जामिनेशन में नहीं आता है। लास्ट इज योर अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, में भी आपका यूजुअली कुछ भी नहीं आता है। इसके अंदर आएगा तो आएगा आपका अनसिक्योर्ड लोन्स। ठीक है, तो ये हो गए आपके 4 आइटम्स अंडर योर नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर आता है आपका नंबर 4th। 4th इज योर करंट लायबिलिटीज। 4th इज योर करंट लायबिलिटीज, ऐसी लायबिलिटीज जो आपको विद इन 12 मंथ्स पे ऑफ करनी होंगी। नॉन करंट लायबिलिटीज जिनको आप पे ऑफ करते हो आफ्टर 12 मंथ्स या आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल। करंट लायबिलिटीज जिनको आपको पे ऑफ करना होगा विद इन 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल। सो यहां पे जैसे ऊपर था आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो यहां पे आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। सो इट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। बी, यहां पे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तो यहां पे आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। सी, मैं यहां पे लिख देता हूं, सो इट इज सीरियल नंबर particulars, note number and amount. So next आ जाएगा आपका C, that is your trade payables. The last
लास्ट आपका हमेशा ही अदर्स ही होगा, जैसे वहां पे आपका अदर नॉन करंट लायबिलिटीज था, यहाँ पे आ जाएगा आपका अदर करंट लायबिलिटीज। अब जैसे कि आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स था, ऐसे बोरोइंग्स, ऐसे लोन्स जो आपने लेके रखे थे फॉर मोर देन 12 मंथ्स, वैसे ही ऐसे लोन्स, ऐसी बोरोइंग्स जो आपने लेके रखी है फॉर 12 मंथ्स, दैट इज 12 मंथ्स के अंदर जिनको रीपे करना होगा, वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है आपको, डिबेंचर्स यूजुअली इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बट अगर आपको उनको रिडीम करना है एक साल के अंदर, अब उनकी डेट आ चुकी है, क्योंकि रिडम्पशन का डेट आने वाली है, ड्यू डेट आने वाली है, तो वो लॉन्ग टर्म से निकल कर शॉर्ट टर्म में ट्रांसफर हो जाएंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स फॉर डिबेंचर्स स्पेशली। नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, छोटे मोटे प्रोविजंस जो आपने बना के रखे हुए हैं फॉर दी अपकमिंग 12 मंथ्स, जिसमें मेनली एग्जाम्पल्स सब देखेंगे हम लोग, इन सभी के अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं वो सब कुछ हम लोग देखेंगे अंडर दी नोट्स टू अकाउंट्स। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स जो आपको अमाउंट पे ऑफ करना है टू योर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इन लोग को जो अमाउंट पे ऑफ करना होता है जिनसे आपने उधारी में सामान लिया था, दोज आर नोन एज योर ट्रेड पेबल्स। अदर करंट लायबिलिटीज, ऐसी लायबिलिटीज जो यहां पे अपीयर नहीं हो पाई, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, ये सब कहलाती है आपकी अदर करंट लायबिलिटीज। तो ये खत्म हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, यहां पे आ जाएगा आपका टोटल। देखिए बैलेंस शीट बनाने के लिए कभी भी नहीं आएगा, बट आपको आइटम्स पता होने चाहिए कि किसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्योंकि मेन हेड और सब हेड के नाम से क्वेश्चंस आता है इस चैप्टर से, तो आइटम्स आपको पता होने चाहिए। सेकंड आता है आपका रोमन नंबर 2, दैट्स योर एसेट्स। यहां खत्म हो गई थी लायबिलिटीज। एसेट्स में नंबर 1 सबसे पहली चीज जो आपके पास आती है, दैट्स योर नॉन करंट एसेट्स। इसके अंदर ए आएगा आपका प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटैंजिबल एसेट्स। तो ये आता है इसके अंदर। इसके अंदर भी, अच्छा ये मेन हेड के अंदर, सब हेड के अंदर भी सब हेड, तो इसके अंदर 4 चीजें आती हैं। सो मैं उसको डिनोट करूंगा रोमन नंबर छोटे वाले 1 and 2 3 4। सो यहाँ पे पहली चीज जो आएगी आपकी, दैट्स अगेन दी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट इज योर intangible assets. Third is your capital work in progress. Last is your intangible assets under development. इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। सो यहां पे नॉन करंट एसेट्स में पहली चीज आपकी आएगी, नॉन करंट एसेट्स अगेन ऐसी एसेट्स जिनको आप लंबे समय तक एसेट्स बना के रखेंगे, जिनको आपको बेचने की अभी जरूरत नहीं है, आपकी इंटेंशन नहीं है बेचने के, बस आपके पास रहेंगे। पहली चीज आती है इसके अंदर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में आ जाएगा आपका लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब की सब चीजें जो बड़ी बड़ी मेन चीजें होती हैं, वो सब आ जाएंगी आपकी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में। नेक्स्ट आता है आपका इंटैंजिबल एसेट्स, ऐसे एसेट्स जिसको आप देख और छू नहीं सकते, ठीक है, जैसे गुडविल हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये सब के सब यहां पे आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है ऐसे एसेट्स, ऐसे कैपिटल नेचर के एसेट्स जिसका वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसे कि हमारी बिल्डिंग अभी बन रही है, बन के तैयार हुई नहीं है, तो वो आएगा आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में।
अपार्ट फ्रॉम दैट फर्नीचर बन रहा है, मशीन हमारी बन रही है, तो ये सब के सब अंडर कंस्ट्रक्शन वाली चीजें सब यहाँ पे आ जाएंगी। लाइकवाइज अगर आपके सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, बन के तैयार नहीं हुए हैं, तो वो भी आपके इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका बी। बी इज योर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। बी इज योर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। सी इज लॉन्ग टर्म loans and advances, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। डी है आपका डेफर्ड टैक्स एसेट। अगेन क्वेश्चन में नहीं ही मिलेगा आपको ये। लास्ट आता है अगेन योर अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स। सो यहां पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो आपने करके रखे हुए हैं दूसरे कंपनी में। फॉर एग्जाम्पल आपने खुद की कंपनी नहीं, किसी दूसरे कंपनी के डिबेंचर्स लेके रखे हुए हैं, किसी दूसरे कंपनी के आपने शेयर्स लेके रखे हुए हैं, दूसरे कंपनी के पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सब कहलाते हैं आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स विच आर हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स और फॉर मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। यहां पे था आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ऐसा अमाउंट जो आपने बोरो करके रखा हुआ था, लेकर रखा हुआ था। लोन्स, लोन्स एंड एडवांसेस, जहां शब्द आपका एडवांसेस आ जाए मतलब कि आपने किसी को लोन दे दिया है। नेक्स्ट डेफर्ड टैक्स एसेट, जो आपने टैक्स ज्यादा पे कर दिया है, आपको बाद में पे करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट इज योर अदर नॉन करंट एसेट्स, जो ऊपर नहीं आ पाए वो यहां पे आ जाते हैं आपके। नेक्स्ट है आपका नंबर 2 इज योर करंट एसेट्स, इन्हीं सबका ऑपोजिट। तो यहां पे सबसे पहली चीज ट्रेड रिसीवेबल्स, जैसे करंट लायबिलिटीज में थे आपके पास ट्रेड पेबल्स, यहां पे ट्रेड रिसीवेबल्स। इन्वेंट्रीज दैट इज स्टॉक। सी करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स। डी इज योर, जैसे यहां पे शॉर्ट लॉन्ग टर्म था तो यहां पे आ जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। एफ लास्ट हमेशा होता है आपका अदर्स, सो इट इज योर अदर करंट एसेट्स, और लास्ट में आएगा आपका टोटल। सो ये रहा आपका पूरा का पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब इनके अंदर कौन कौन से आइटम्स आएंगे हम वो देखेंगे इन योर नोट्स टू अकाउंट्स। उसके पहले यहाँ पे हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स दैट इज नोट नंबर में नंबर्स डाल देते हैं। सबसे पहला होगा आपका शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा आपका। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का बना लेंगे हम लोग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का एक हो जाएगा 4। फिफ्थ हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। सिक्स्थ ट्रेड पेबल्स। सेवेंथ अदर करंट लायबिलिटीज। एट्थ हो जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नाइन्थ इज इंटेंजिबल एसेट्स। 10th कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। 11th इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। 12th इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, बाकी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल्स हो जाएगा नंबर 13। इन्वेंट्रीज 14, करंट इन्वेस्टमेंट्स 15, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 16, अदर करंट एसेट्स 17। टोटल 17 नोट्स अकाउंट्स बनेंगे आपके। तो देखते हैं किसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स। तो डालेंगे हेडिंग नोट्स टू
अकाउंट्स। इसका फॉर्मेट जो होगा आपका, दैट वुड बी सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, amount and again amount। सबसे पहला जो नोट नंबर लिखा था हमने नंबर 1, दैट वाज फॉर शेयर कैपिटल। सो यहां पे सबसे पहली हेडिंग आएगी आपकी नंबर 1, दैट्स योर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहली चीज जो आएगी आपकी, वो आती है आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है जितने शेयर्स हम लोगों ने ऑथराइज करवा के रखे हुए हैं फ्रॉम दी आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जितने शेयर्स के लिए आप एलिजिबल हो इतने शेयर्स आप मार्केट में इशू कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे वील राइट डैश शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच, और अमाउंट एकदम बाहर आता है आपका, डबल लाइन से क्लोज। सपोज आपके 1 लाख शेयर्स हैं तो इस तरीके से आप लिखेंगे 1 लाख शेयर्स एट द रेट 10, और यहाँ पे 10 लाख रुपीज आ जाएगा इस जगह पर। इस तरीके से आपका ये वर्क करता है। ठीक है, तो अभी सिर्फ फॉर्मेट बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे फिगर्स नहीं लिखकर सिर्फ ब्लैंक छोड़ देंगे XX। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है आपकी इसी के हेड के अंदर, दैट्स योर issued capital, again dash shares of rupees dash each। ये भी एकदम अमाउंट आपके बाहर वाले कॉलम में जाएगा। देखिए ये दो चीजें ऐसी हैं जिनके अमाउंट्स डायरेक्टली हम लोग बाहर लिखते हैं क्योंकि इतना अमाउंट आपके बिजनेस में इन्वेस्टेड है नहीं, इतने से सिर्फ आप ऑथराइज्ड हो, आपके पास अभी तक अमाउंट आया नहीं है इतना। इशूड जितने आपने बेचने के लिए शेयर्स रखे हुए हैं, बिके नहीं है। ठीक है, इसलिए ये अमाउंट डायरेक्टली बाहर जाएगा, ये आपके बैलेंस शीट में अपीयर होता भी नहीं है, बट फॉर्मेट का पार्ट है तो आपको लिखना पड़ता है ये। नेक्स्ट आता है आपका जो मेन चीज जो जाती है आपकी बैलेंस शीट में, दैट्स योर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। के अंदर एक और चीज आती है, पहली चीज आती है आपकी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ऐसा अमाउंट जो आपके पास आ भी चुका है, लोगों ने सब्सक्राइब भी किए हैं, लोगों ने शेयर्स खरीदे भी हैं और उन लोगों ने अमाउंट आपको पे कर भी दिया है, वो अमाउंट यहां पे आएगा। अगेन विद द सेम फॉर्मेट, डैश शेयर्स, जितने भी शेयर्स होंगे ऑफ रुपीज डैश ईच, ये अमाउंट आपका बीच वाले अमाउंट कॉलम में आता है इसका, जो कि एक और हेड आने वाला है सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर ही, फिर ये दोनों प्लस होकर अमाउंट बाहर जाएगा। सो नेक्स्ट जो आपका बनता है दैट इज योर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ऐसे लोग जिन लोगों ने अभी तक आपको अमाउंट पे नहीं किया, मतलब सब्सक्राइब तो कर लिया है, एप्लीकेशन का अमाउंट पे कर दिया होगा, अलॉटमेंट भी पे कर दिया होगा, बट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल या तो सिर्फ फर्स्ट कॉल पे नहीं किया होगा, ऐसे जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं इन सभी के अमाउंट्स हम लोग लिखते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब तो है बट फुल्ली पेड अप नहीं हो पाया। सो यहां पे होगा आपका डैश शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच, ये अमाउंट और अंदर आता है, दैट इज ये आपका अमाउंट वाले कॉलम में आ गया एकदम बाहर वाले में, इसका अमाउंट बीच वाले कॉलम में आया, जो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप है वो आपका पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में ही अमाउंट आ रहा है। ओके, ऐसा क्यों? यहां पे आप पूरा पूरा अमाउंट लिखोगे जितना अमाउंट आपके पास आना चाहिए था। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज हमारे पास 5000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक, हमको चाहिए थे एज अ होल 50,000 रुपीज, हमको चाहिए थे 50,000 रुपए चाहिए थे उनसे।
अब उसमें से माइनस करेंगे हम लोग कॉल्स इन अरियर्स, ऐसा अमाउंट जो हमारे पास अभी तक नहीं आ पाया। सपोज इन लोगों ने आपको अभी तक 20,000 रुपीज पे नहीं किए, you needed 50,000 from them, of which they have not paid rupees 20,000, so they must have paid how much? 30,000. so ये 30,000 टोटल करके आप लिख दोगे बीच वाले अमाउंट कॉलम में। सपोज यहां पे पहले से अमाउंट था 2 lakhs, ये इसके जस्ट नीचे आ जाएगा, ये सब आपके बीच वाले अमाउंट कॉलम में ही चल रहा है। तो 2 lakhs आपके पास आ चुके हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप वालों से, और 30,000 आ चुका है उन लोगों से जिन लोगों ने अभी तक आपको अमाउंट, बाकी का अमाउंट पे नहीं किया, पर इनिशियल अमाउंट एप्लीकेशन या अलॉटमेंट का पे कर दिया होगा। ठीक, सो यहां पे थर्ड सेक्शन इसी के अंदर एक और आता है, दैट इज योर शेयर फोरफीटेड अकाउंट। शेयर फोरफीटेड अकाउंट। अब अगर आपके पास कोई अमाउंट पे नहीं कर रहा है तो आप उनके शेयर्स को फोरफीट कर देते हो, तो जितना आप अमाउंट कमा चुके होते हो वो लिखते हो आप शेयर फोरफीटेड अकाउंट में। ठीक है, सो अगेन यहां पे डैश शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच। सपोज 4,000 शेयर होल्डर्स हैं जिन लोगों ने आपको 6 रुपए दे दिए थे, 4 रुपए नहीं दिए थे, आपने इनके शेयर्स को फोरफीट कर दिया, तो आपके पास कितना अमाउंट रिसीव हो चुका होगा? 6 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 4,000 शेयर्स, दैट विल गिव यू 24,000। तो ये भी आ जाएगा बीच वाले कॉलम, दैट इज अमाउंट वाले कॉलम में। अल्टीमेटली इन तीनों का सम आपका बाहर वाले कॉलम में आएगा, सो दिस विल गिव यू 2,54,000। डबल लाइन से क्लोज, एंड यही वो अमाउंट है, एग्जैक्टली यही वो अमाउंट है जो आपके शेयर कैपिटल में जाकर बैलेंस शीट में पुटअप हो जाएगा। तो इतना कुछ करना पड़ता है आपको ताकि आप शेयर कैपिटल का नोट्स अकाउंट्स बना पाए। तो पहला, ऑथराइज जो भी अमाउंट हो उससे कोई मतलब नहीं है, इशूड जो भी अमाउंट हो उससे कोई मतलब नहीं है, जो आपका सब्सक्राइब कैपिटल का अमाउंट होता है वही आपका शेयर कैपिटल का अमाउंट कहलाता है। तो ये आ गया आपका सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप बट नॉट फुल्ली पेड अप, एंड दिस इज एट द एंड योर शेयर फोरफीचर अकाउंट। ठीक है, अगर ये खत्म हो गया है, ये समझ में आ गया है, तो ये खत्म हो गया आपका फर्स्ट नंबर 1, दैट इज योर शेयर कैपिटल। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 2। सो नंबर 2 हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट। फिर यहां पे सेकंड, फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड जो चीज आती है आपकी, दैट इज योर रिजर्व्स एंड सरप्लस। हम लोगों ने लिखा था सेकंड नंबर पे रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? जितने भी रिजर्व्स हैं आपके पास, जैसे कि आपके पास होगा एक कैपिटल रिजर्व, तो इसका अमाउंट आ जाएगा आपके पास। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? इट्स अ रिजर्व विच इज मेड फ्रॉम द कैपिटल नेचर प्रॉफिट्स। जो भी आपके कैपिटल नेचर प्रॉफिट से बनाया जाता है उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ठीक है, जैसे कि आपने बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, लैंड कुछ भी बेच दिया मोर देन इट्स बुक वैल्यू, तो वो अमाउंट कहलाता है आपका कैपिटल प्रॉफिट, जो कि ट्रांसफर होगा आपके कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट जो चीज आती है आपके पास, दैट्स योर जनरल रिजर्व। ये जो जनरल रिजर्व है ये बनता है फ्रॉम योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ अमाउंट जो आप जनरल पर्पस के लिए अलग करके रख लेते हो फॉर फ्यूचर मिसहैपनिंग्स, वो यहां पे आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है कि जब भी आपको कैपिटल, दैट इज इक्विटी शेयर्स या तो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना होता है, उसके पहले आपको एक रिडम्पशन रिजर्व बनाना होता है। जब भी हम लोग डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं तो हम लोग बनाते हैं DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। लाइकवाइज अगर आपको कैपिटल
इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स को राइट ऑफ करना है, दैट इज रिडम्पशन करना है, रिडीम करना है, उसके लिए बनाना पड़ता है आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। नेक्स्ट एक और आता है आपका इसी में, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। नेक्स्ट इज योर सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट। नेक्स्ट आपके पास आ सकता है यहां पे, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर वो क्रेडिट वाला है तो पॉजिटिव है, अगर डेबिट वाला है, अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के ब्रैकेट में डेबिट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये हो जाएगा आपका एक लॉस जो कि आएगा इन दी ब्रैकेट्स, जो माइनस हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट एक और आ सकता है आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व। सो जितने भी टाइप के आपके रिजर्व्स होंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये सब के सब आपके यहीं पे ही आते हैं। सो ऑल दी रिजर्व्स, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये सब के सब आपके रिजर्व्स यहीं पे आएंगे। एक और चीज, कभी कभी क्वेश्चन में अंडर राइटिंग कमीशन दिया रहता है। अंडर राइटिंग कमीशन दिया होगा या तो शेयर इशू एक्सपेंसेस गिवन होंगे, तो ये चीज याद रखेंगे आप लोग कि वो या तो सिक्योरिटी प्रीमियम, या तो ये यहां से माइनस हो जाएंगे, या तो आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस हो जाएंगे। कौन कौन से आइटम्स? दैट इज योर अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन, ये भी माइनस हो जाएगा यहां से। तो अगर क्वेश्चन में आता है बताइए अंडर राइटिंग कमीशन का सब हेड मेन हेड क्या है, कहां जाता है वो? इट हैज टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, नेक्स्ट अंडर राइटिंग कमीशन के बाद आ सकता है आपका शेयर इशू एक्सपेंसेस। शेयर इशू एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, कभी कभी हम लोग डिस्काउंट या लॉस को भी राइट ऑफ करते हैं, डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। सो ये सब के सब यहां से आकर माइनस हो जाएंगे। अब जो अल्टीमेट अमाउंट आएगा वो आपका बाहर आ जाएगा और यही जाके अमाउंट आपका शो अप हो जाएगा, पुट अप हो जाएगा इन योर रिजर्व्स एंड सरप्लस वाले हेड। ओके, सो ये हो गया आपका खत्म रिजर्व्स एंड सरप्लस का भी हेड। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 3। थर्ड यहीं पे स्टार्ट कर देता हूं मैं। नंबर 3 जो हम लोगों ने लिखा था दैट वाज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सो नंबर 3 इज योर लॉन्ग टर्म borrowings. So this is your serial number. We have got particulars, amount and amount. पहली चीज जो आएगी इसके अंदर वो आएगी आपकी डिबेंचर्स। अच्छा, डिबेंचर्स वो वाले आएंगे जो मैच्योरिंग आफ्टर अ ईयर है, मैच्योरिंग आफ्टर अ ईयर वाले। तो यहाँ पे सब में इकट्ठा लिख दूंगा मैं। डिबेंचर्स हो गया, चाहे वो आपका बैंक से लिया गया लोन हो गया, चाहे वो आपने पब्लिक डिपॉजिट्स ही क्यों ना लेके रखे हों, ये सब के सब आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में अपीयर होके टोटल होके बाहर आ जाएंगे। एंड ये सभी कौन से वाले अमाउंट्स होंगे? ये सब होंगे आपके मैच्योरिंग आफ्टर अ ईयर, एक साल के बाद जो मैच्योर हो वही वाले यहाँ पे अमाउंट्स आ पाएंगे। नेक्स्ट नंबर 4 हमने जो लिखा था दैट वाज क्या था? नंबर 4 शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। सो यहाँ पे आएगा आपका, अच्छा यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना है, एक और आइटम आता है यहाँ पे एक और आइटम आएगा, एक और आइटम आता है आपका प्रीमियम, प्रीमियम ऑन
रिडम्शन, अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिवेंचर्स, या तो शेयर्स ही क्यों ना हो भले ही वो, सो ये भी यहीं पे आ जाएगा। नहीं शेयर्स नहीं, सिर्फ डिवेंचर्स। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या होता है कि रिडम्शन पे अगर आपको प्रीमियम पे करना है तो दैट्स बेसिकली योर लायबिलिटी ओनली। तो क्योंकि वो लायबिलिटी है तो वो भी आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही कहलाएगी, एंड ये सभी हैं आपके मैच्योरिंग आफ्टर अ ईयर वाले। अब आता है नंबर फोर्थ। नंबर फोर्थ है आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा आपका? यही सब चीजें, यही सब चीजें आ जाएंगी आपकी। सो इट इज डिबेंचर्स, बैंक से लिया गया लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, और अगेन प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स। ये सब मैच्योरिंग, अगर इनकी मैच्योरिटी डेट दैट इज ड्यू डेट अगर आ रही है विद इन अ ईयर, मैच्योरिंग विद इन अ ईयर, सो ये अमाउंट्स आपके आ जाएंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर। ठीक, नंबर फिफ्थ, व्हाट वाज नंबर फिफ्थ? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। नंबर फिफ्थ है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। के अंदर क्या क्या आएगा आपका? यूजुअली एक ही चीज आती है, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। डायरेक्टली अमाउंट बाहर, डबल लाइन से क्लोज, और ये अमाउंट आपके जाके बैलेंस शीट में शो हो जाएगा। सो ये खत्म हो गए आपके 5 आइटम्स। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 6 पे। सो नंबर 6 इज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स के अंदर क्या आएगा आपका? इट इज क्रेडिटर्स एंड बिल्स। सो ये रहे आपके 2 आइटम्स टोटल होके बाहर। नंबर 7, ट्रेड पेबल्स, मतलब कि जो अमाउंट आपको पे ऑफ करना है टू द क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। नंबर 7 क्या था प्लीज? आई सपोज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अदर करंट लायबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट इज योर अदर करंट लायबिलिटीज। के अंदर जो आता है मेनली वो आता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर आता है आपका एडवांस इनकम, फिर आता है आपका कॉल्स इन एडवांस। तो ये चीज प्लीज याद रखिएगा, कॉल्स इन एडवांस अदर करंट लायबिलिटीज का पार्ट होता है, और कॉल्स इन अरियर्स शेयर होल्डर्स फंड, दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का पार्ट होता है। नेक्स्ट इज योर नंबर 8 में आता है आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के अंदर आएगा आपका लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। सो ये सब आइटम्स आपके आते हैं अंडर द हेड ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। यहाँ पे एक और लिख लेते हैं हम लोग, दैट इज योर ऑफिस
इक्विपमेंट्स भी आपके यहीं पे आएंगे, टोटल होके बाहर। तो दिस वॉज नंबर 8। नंबर 9, देखिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सब आ जाता है आपका। प्रॉपर्टी मतलब कि आपका लैंड बिल्डिंग, सो हम लोग लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट दैट इज योर मशीनरी, तो वो भी आ गया। फर्नीचर, फिटिंग्स, फिक्सचर्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, गाड़ियां भी यहीं पे आती हैं। सो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एक और चीज, दैट इज व्हीकल्स। तो जो भी गाड़ियां होंगी वो भी यहीं पे आ जाएंगी, टोटल होके बाहर। नेक्स्ट आता है नंबर 9th। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद था आपका इंटेंजिबल एसेट्स। सो आते हैं इंटेंजिबल एसेट्स पे। अब इंटेंजिबल एसेट्स यहां पे आएंगे आपका सॉफ्टवेयर्स, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और आता है आपका ट्रेडमार्क। सो ये सब आइटम्स आपके आ जाएंगे इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। ओके, ये हो गया आपका नंबर 9 तक। अब आते हैं नंबर 10th पे। 10th था आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर आपके आते हैं, इट कैन बी योर बिल्डिंग, इट कैन बी मशीनरी, और एल्स योर फर्नीचर। ये सब अंडर कंस्ट्रक्शन वाली चीजें, अंडर कंस्ट्रक्शन वाली चीजें यहां पे आती हैं। सो इनके अमाउंट्स अगेन टोटल होके बाहर। ठीक, नेक्स्ट इज योर 11th, दैट्स intangible assets under development। intangible assets under development के अंदर आ सकता है आपका सॉफ्टवेयर्स जो अभी भी बन रहा है, दैट इज योर अंडर डेवलपमेंट। ये हो गया आपका आइटम नंबर 11th। नंबर 12th, नंबर 12th था आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नंबर 12th इज योर non current investments. So it can be investments in shares, oblique debentures, oblique public deposits of another company। हमारी कंपनी में नहीं, इट शुड बी इन अनदर कंपनी। तो ये हो गया एक आइटम। नेक्स्ट आ सकता है आपका फिक्स्ड या तो टर्म डिपॉजिट्स विद बैंक, जो बैंक के पास आपने फिक्स डिपॉजिट करके रखा हुआ है। तो ये होते हैं आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब ये ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं which will mature after a year। ठीक, ये हो गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब इसके बाद आई डोंट थिंक नॉन करंट एसेट्स में कुछ था। अब आते हैं हम लोग अपने करंट एसेट्स में। तो करंट एसेट में फर्स्ट आइटम क्या था हमारे पास, कुछ था आइटम नंबर 13th, ट्रेड रिसीवेबल्स। सो ये आ गया आपका ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर आता है आपका पहले तो डेटर्स, फिर आता है बिल्स रिसीवेबल्स, और इनसे रिलेटेड प्रोविजंस भी यहीं पे माइनस हो जाता है आपका। सो इट इज प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट्स। सो डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रोविजन माइनस होके बाहर डबल लाइन से क्लोज। ठीक, ये हो गया 13th। 14th था आपका, 14th इन्वेंट्रीज था ना, चेक करिए प्लीज। इन्वेंट्रीज 14 था आपका इन्वेंट्रीज। सो इन्वेंट्रीज इज बेसिकली दी स्टॉक, द क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सो ये हमेशा क्लोजिंग होगा, यहां लिख देता हूं मैं आपको, ऑलवेज क्लोजिंग। इट कैन बी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, stock of work in progress, stock of finished goods, stock in trade। ये सब के सब जो भी 4 टाइप के स्टॉक्स हैं यहीं पे आ जाएंगे। इसके अलावा आपका लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, स्टोर्स, ये सब भी आपका इन्वेंट्रीज का ही पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट नंबर 15 क्या था? करंट इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट इज योर करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो ये सेम यही सब चीजें होंगी आपकी। सो इट इज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, तो ये हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने जो फिक्स्ड डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट्स करके रखे हुए हैं वो भी यहीं पे आ जाएंगे, बट ये वाले होंगे आपके मैच्योरिंग विद इन अ ईयर। 16th क्या था आपका? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सो इट इज कैश एंड कैश equivalents, that is cash in hand, और आपका आएगा कैश एट बैंक। नंबर 17th, द लास्ट, अदर करंट एसेट्स। तो जैसे कि यहां पे आपका था, हटा दिया, अदर करंट लायबिलिटीज थी, जैसे आपका था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो यहां पे आ जाएगा आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पे था एडवांस इनकम, तो यहां पे आ जाएगा अक्रूड इनकम। तो ये 2 चीजें आपकी आती हैं यहां पर। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड द नोट्स टू अकाउंट्स एज वेल। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट।